गुड इवनिंग क्लास। इलेक्ट्रिक डायपोल हमने कल लास्ट क्लास में देखा था। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल देखेंगे। इसके अलावा गॉसियन सरफेस और गॉस थ्योरम को भी देखेंगे। ठीक है, मैं पहले आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद देखते हैं कि हम कहाँ तक जा चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा दिया है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। यहाँ तक हम कल देख चुके हैं। आज हम टॉर्क ऑन अ डायपोल देखेंगे। उसके अलावा हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, उसके एप्लीकेशंस। इसकी हेल्प से हम इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर और इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इतना आज हम करेंगे तो हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल। So what is an electric dipole? An electric dipole consists of two charges of equal magnitude and opposite sign. मैं पहले आपको बता चुका हूं कि एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, मतलब -2 कूलाम होगा तो यहाँ +2 कूलाम होगा, -3 कूलाम होगा तो +3 कूलाम होगा। मैग्नीट्यूड ये 3 है तो ये 3 ही रहेगा, पर साइन अपोजिट, माइनस है तो प्लस। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम चार्जेस आर सेपरेटेड बाय, कितने डिस्टेंस सेपरेटेड है बेटा? 2a। 2a क्यों लेते हैं? सिमेट्री की वजह से। दूसरी बात, द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P वेक्टर से डिनोट करते हैं। क्या क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम -q टू +q। कहां से कहां तक है ये? इसका डायरेक्शन -q से +q की ओर है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, -q से +q की ओर जाता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, पॉइंट नंबर 2, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है? तो कल मैं L बोल रहा था, ये A बोल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। P की मैग्नीट्यूड होगी 2L इंटू Q। अगर मैं उसके बीच के डिस्टेंस को 2L ले रहा हूँ, अगर मैं उसी डिस्टेंस को D ले रहा हूँ तो P की वैल्यू होगी D इंटू Q। उसी को अगर मैं 2A ले रहा हूँ तो उसकी वैल्यू होगी 2A इंटू Q। ठीक, तो इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है डिस्टेंस इनटू चार्ज। यूनिट मैं पहले ही बता चुका हूं, कूलाम। अब हम मानते हैं E एक एक्सटर्नल है। डायपोल तो खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर ही रहा है, लेकिन इसको हम प्लेस कर रहे हैं किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मेरा एक डायपोल का +q चार्ज है, ये डायपोल का -q चार्ज है। इसको मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक पेयर ऑफ डॉग्स है, डॉग नंबर 1, उसी का एक दोस्त है डॉग नंबर 2, और इनको मैं एक एक्सटर्नल और कोई बड़ा सा डॉग है डॉग नंबर 3, उसके प्रेजेंस में रख रहा हूँ। ये फीमेल डॉग है, ये मेल डॉग है, ये मेल डॉग है। तुमको पता है मेल डॉग को देख के क्या बोलेगा? भाग यहाँ से, दूर जा। इसलिए ये वाला फोर्स क्या हो रहा है? बाहर की ओर ढकेल रहा है। वही फीमेल डॉग को क्या बोलेगा? नहीं, तुम आओ, मेरे को दोस्ती करनी तुमसे। तो इसीलिए -q चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। अब आप क्या देख रहे हो भाई? एक फोर्स इसको राइट साइड में ढकेल रहा है डायपोल को, और एक फोर्स इसको लेफ्ट साइड में, लेकिन ये अपना साथ नहीं छोड़ेंगे। ये पेयर है ऑलरेडी, ये एक दूसरे से पहले ही अटैच्ड है। जब इक्वल और अपोजिट फोर्स किसी बॉडी पे लगती है तो वो बॉडी क्या हो जाती है? रोटेट हो जाती है। यस और नो?
तो वही बोल रहा है फोर्स प्रोड्यूस अ नेट टॉर्क, टॉर्क मतलब टर्निंग इफेक्ट, टॉर्क मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑन डाइपोल। आई बात समझ में? टॉर्क मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑन डाइपोल। क्या वैल्यू है टॉर्क की? कल हमने देखा था इसको 2fa sin थीटा या pe sin थीटा, उसी को क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में वो लिख रहा है टाउ इज इक्वल टू p क्रॉस e। कैसे उसको देखते हैं, समझो बात को भाई। ये मेरी एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है। ये मेरा डाइपोल है, ठीक है। अभी डाइपोल को ये वाला फोर्स इधर खींच रहा है F1, ये वाला फोर्स इधर खींच रहा है F2, और ये डिस्टेंस है 2L। तो अगर आप ध्यान से देखें कि अगर कोई बॉडी है तो ऑब्वियसली एंगल थीटा बना रहा है, ये एंगल थीटा बना रहा है, ये वाला फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, ये वाला फोर्स इधर एक्ट कर रहा है। तो इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है, ये वाले डिस्टेंस को निकालना है अगर मुझे, ये 2L है, तो D इज इक्वल टू सिंपली मैं क्या लिखूंगा 2L sin थीटा। वाई? सो मुझे पता है कि D अपॉन 2L परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के sin थीटा, तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ D इज इक्वल टू 2L sin थीटा। अभी टॉर्क की डेफिनेशन होती है टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए उसने लिखा 2L sin थीटा इनटू F। लेकिन बाय डेफिनेशन ऑफ फोर्स आई नो फोर्स है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ 2L इंटू Q इंटू E इंटू साइन थीटा। क्या लिखा मैंने? टाउ इज इक्वल टू, टाउ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो बाद में बात करेंगे, 2L इंटू Q इंटू E इंटू साइन थीटा। नाउ भाई 2LQ क्या होता है? P डाइपोल मोमेंट इंटू E इंटू साइन थीटा। हमें पता है अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट से मेरे को थर्ड वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो अगर इसको वेक्टरिकली लिखना है तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर, क्योंकि मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट याद है 11th क्लास में आपके टीचर ने बताया होगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्या होता है मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा। यही है ना P E साइन थीटा, इसलिए उसको मैं क्या लिख रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। आई बात समझ में? टॉर्क तो हमने निकाल लिया। अभी कुछ कंडीशंस देखें हम कि हमारा जो टॉर्क है मतलब डाइपोल है वो स्टेबल है कि नहीं है कि क्या है। अगर आप देखते हो टाउ इज इक्वल टू P इंटू E इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा पे बड़ा वैल्यू इसका डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पे इसकी वैल्यू बड़ी डिपेंड कर रही है। अगर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लूं मैं +1 तो टाउ क्या हो जाएगा मैक्सिमम। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू लूं 0 तो टाउ भी क्या हो जाएगा 0। कैसे समझते हैं? ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है केस 1 में, ये सेम मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है केस 2 में, ये सेम मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है केस 3 में, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है कि यहाँ दूर कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा, दूर कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा, दूर कहीं पॉजिटिव चार्ज। अभी यहाँ पे मैं डाइपोल को 3 अलग अलग पोजीशन पे रख रहा हूँ, आप खुद समझदार हो, आप खुद मुझे बताओगे। मैं यहाँ पे माइनस चार्ज को ऐसे रखा और यहाँ पे प्लस चार्ज को ऐसे रखा, मैं यहाँ पे प्लस चार्ज को ऐसे रखा और मैं माइनस चार्ज को ऐसे रखा, और मैं प्लस चार्ज को ऐसे रखा और मैं माइनस चार्ज को ऐसे रखा। मतलब यहाँ पे एंगल मेरा है 90 डिग्री, यहाँ पे डाइपोल इस साइड जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जा रहा है, मतलब एंगल क्या है मेरा 180 डिग्री। यहाँ पे डाइपोल भी इसी साइड जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जा रहा है, मतलब कि मेरा एंगल क्या है 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। तो मुझे पता है साइन 0 इज 0, साइन 180 इज ऑल्सो 0, बट साइन 90 इज मैक्सिमम, दैट इज 1। तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू 0, यहाँ भी टॉर्क की वैल्यू 0, यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी P इंटू E। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 1। तो ये पॉइंट जो है, ये क्या पॉइंट है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का। क्या पॉइंट है ये, स्टेबल इक्विलिब्रियम का। क्यों स्टेबल है, माइनस को ये इधर खींच रहा है, प्लस को ये इधर धकेल रहा है, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, टॉर्क की वैल्यू क्या हो जा रही है 0। यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन आ रहा है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन इसलिए आ रहा है क्योंकि इस प्लस को इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड ढकेल रहा है, इस माइनस को ये इस साइड ढकेल रहा है, मतलब ये खुश नहीं है। तो ये क्या चाहेगा कि जरा सा भी मूवमेंट हो तो ये क्या होगा, फटाक से घूम के कैसा हो जाना चाहता है, इसके जैसा हो जाना चाहता है, फटाक से ये घूम के इस साइड हो जाना चाहता है। ये क्या स्टेबल है भाई, माइनस को प्लस अपनी तरफ खींच रहा है, प्लस को दूर भागा रहा है। यहाँ पे प्लस प्लस के ज्यादा पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर आ रही है, तो इसलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे टॉर्क क्या है मैक्सिमम, टॉर्क क्या है यहाँ पे मैक्सिमम। आगे बात समझ में। तो ये 3 कंडीशंस हमने देख ली टॉर्क की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम टॉपिक जो है वो देखेंगे, वर्क डन ऑन डाइपोल in external, work done on dipole in external electric field। समझो बात को, एक पहाड़ है, तो तुम्हारे सर पे मैं पत्थर रख के बोलूं ये पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओ, ग्रेविटी क्या कर रही, तुम्हें नीचे खींच रही है, उसके इच्छा के विरुद्ध तुम इसको ले जाके यहाँ पे रखे h हाइट ऊपर। तो वर्क डन इस केस में क्या होता था, mgh, असली मसाले सच सच, mgh। 11th क्लास 9th क्लास पढ़ा है, कुछ याद आ रहा है। आप अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा। इसी तरह मेरी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है भाई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरा पास एक डाइपोल है जो एकदम स्टेबल कंडीशन में प्लस और माइनस, इसको मैं जबरदस्ती घुमाना चाह रहा हूं, घुमा के मैं इसको कहाँ रखना चाह रहा हूं, यहाँ ऐसे प्लस और माइनस एंगल थीटा बना के जबरन मैं इसको घुमा रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, जबरन घुमा रहा हूं, क्योंकि यहाँ स्टेबल क्यों है, अभी बताया मैंने, स्टेबल इसलिए है ये कि भाई इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है अगर, तो ऑब्वियसली इस साइड में दूर पे कहीं पे क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, और दूर पे यहाँ पे क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। ये प्लस चार्ज क्या कर रहा है, माइनस को, डाइपोल के माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये माइनस क्या कर रहा है, डाइपोल के प्लस को अट्रैक्ट कर रहा है।
ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये स्टेबल पोजीशन पे। जैसे ही मैंने इसको घुमाया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस को इधर भेजना चाहेगी और ये इस माइनस को इधर। अब जब दो फोर्सेस एक्ट करें किसी बॉडी पे तो वो उसको क्या देते हैं, टर्निंग इफेक्ट। तो डाइपोल क्या होगा, टर्न होगा। तो तुम उसको जबरदस्ती टर्न करना चाह रहे हो तो उसको कितना वर्क करना पड़ेगा। अभी 11th क्लास में अगर हम जाते हैं, वर्क डन की डेफिनेशन पढ़ा था हमने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन होता था क्या बेटा, फोर्स इनटू डीएक्स। यस और नो, पढ़ा है आपने। डीडब्ल्यू मतलब स्मॉल वर्क डन, डीएक्स मतलब छोटा सा डिस्टेंस मूव करने के लिए। सिमिलरली इन रोटेशनल मोशन वर्क डन होता था rotational force into angular displacement. W is equal to tau into theta. W is equal to tau into theta. तो मेरा स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा, मैं अगर छोटा सा एंगल इसको मूव कर रहा हूँ, एंगल थीटा ना मूव करके मैंने इसको क्या मूव किया, डी थीटा, तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। तो dw is equal to tau d theta। बट टाउ तो हमने अभी निकाला और पिछली क्लास में भी निकाला था, p इंटू ई इंटू साइन थीटा डी थीटा, यह हमने निकाला है, p इंटू ई इंटू साइन थीटा डी थीटा। प्रॉब्लम थोड़ा सा लेट हो गई बेटा, आजकल टाइम पे आना, 15 मिनट लेट हो गए आप। तो dw is equal to tau d theta p into e into sin theta d theta। अगर मेरे को पूरा चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट। कंप्लीट वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ dw इंटीग्रेशन ऑफ p into e into sin theta d theta। इनिशियली थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री से लेके थीटा तक। भाई P कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया मैंने। P और E अंदर में बना 0 से थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब याद करो d बाय dx ऑफ साइन x होता है cos x और d बाय dx ऑफ cos x होता है साइन x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x, सॉरी माइनस साइन x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x मुझे देना चाहिए वापस से sin x। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ sin x मुझे देना चाहिए माइनस cos x। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं तो क्या आएगा, p इंटू ई इंटू साइन थीटा के बदले क्या लिखा, माइनस cos थीटा। लिमिट की वैल्यू रखनी है इसलिए 0 से थीटा। तो माइनस पी ई, अभी पहले अपर लिमिट रखते हैं cos थीटा, फिर लोअर लिमिट रखते हैं cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो माइनस पी इंटू ई इंटू cos थीटा माइनस 1, माइनस को अंदर ले जाए अगर तो p इंटू ई इंटू 1 माइनस cos थीटा। दिस इज माय रिक्वायर्ड डेरिवेशन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन हमारा, वर्क डन ऑन डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन ऑन डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बोला जिस तरह ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर मेरे को मास को ऊपर ले जाना पड़ता है तो वर्क डन होता था mgh, इसी तरह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर मेरे को डाइपोल को रोटेट करना पड़ रहा है तो मेरा वर्क डन होगा टाउ इंटू थीटा। लेकिन यहाँ पे टाउ इंटू थीटा ना लिख के मैं स्मॉल वर्क डन ले रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितना मेरे को रोटेट करना है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू मैंने लिखा टाउ डी थीटा। रोटेशनल में वर्क डन ऐसे निकालते हैं, टॉर्क इंटू डी थीटा। अभी टाउ की डेरिवेशन मैंने अभी आपको करके दिया है, p इंटू ई इंटू साइन थीटा डी थीटा। ये तो स्मॉल वर्क डन हुआ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो पूरा डिस्प्लेसमेंट के लिए हो गया वर्क डन, W इज इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन dW दैट इज 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक p इंटू ई इंटू साइन थीटा डी थीटा। बेटा p कांस्टेंट है बाहर निकल गया, e कांस्टेंट है बाहर निकल गया,
जीरो से थीटा साइन थीटा डी थीटा। मैंने याद कराने के लिए बोला 11th क्लास में हम पढ़े डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। तो मुझे इंटीग्रेशन अगर पूछेगा तो उल्टा सोचना है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स तो मुझे साइन एक्स देगा, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स मुझे माइनस कॉस एक्स देगा। इसलिए मैंने साइन थीटा डी थीटा को लिखा गया माइनस कॉस थीटा इंटीग्रेशन जीरो से थीटा। अभी माइनस साइन को बाहर रख के कॉस थीटा में पहले अपर लिमिट रखा, कॉस थीटा के बदले थीटा ही रखा, माइनस फिर लोअर लिमिट रखा, कॉस जीरो रखा। तो कॉस थीटा तो कॉस थीटा ही रहेगा, कॉस जीरो मेरे को पता है क्या होता है 1। अब ये माइनस साइन को अंदर ढकेल दूंगा तो p इंटू ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया मेरा वर्क डन इन प्रेजेंस ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में? उसी को अब समझो जरा। टॉर्क मैंने क्या लिखा है, वेक्टर क्वांटिटी है T क्रॉस E। वहीं वर्क डन है अगर मेरा, उसको लिखूंगा मैं, यस मैंने इसी टॉपिक से स्टार्ट किया है, अभी स्टार्ट किया, बाकी कल जो पढ़ाया था उसी को रिपीट किया था। वर्क डन जो है, क्योंकि अभी मेरा माइनस साइन आया है तो माइनस याद रखेंगे डॉट प्रोडक्ट, क्या क्या याद रखना है, डॉट प्रोडक्ट। वही ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। सारी बात समझ में? टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। इसको आपको याद रखना है डाइपोल के लिए। और डाइपोल की वैल्यू क्या होती है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L -2 प्लस। तो ये इतने में आपका डाइपोल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अभी नेक्स्ट गॉस लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चन विल कम फ्रॉम हियर, श्योर शॉट आता ही है, हर साल पूछता है सीबीएसई, एवरी ईयर 5 मार्क्स क्वेश्चन गॉस लॉ। ठीक है, तो इसने पहले गॉस लॉ का सिग्निफिकेंस बताया। इट इज अ अल्टरनेटिव प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करता है भैया गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड खोजने का एक तरीका है, प्रोसीजर है। नंबर 2, गॉस लॉ बेस किस पे है, जैसे कूलम्स का लॉ है इनवर्स स्क्वायर बिहेवियर, एफ किस पे बिहेव है 1/r का स्क्वायर, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसके बेस्ड है 1/r का स्क्वायर, इस पे बेस्ड है हमारा गॉस लॉ। फिर नंबर 2, क्यों यूज करते हैं इसको, कन्वीनियंट है जब सिमेट्री होती है चार्ज में, डिस्ट्रीब्यूशंस में, तो हमारे लिए गॉस लॉ को यूज करना क्या हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, और गॉस लॉ इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हमको काफी, अभी कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहां पे भी हमको गॉस लॉ का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। तो क्या समझा आपने, गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ हेल्पफुल है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। इस पे बेस्ड है इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, कहां पे यूजफुल है, जहां पे सिमेट्रिक चार्ज है। क्या है, सिमेट्रिक चार्ज। ये कुछ समझ में नहीं सर, सिमेट्रिक चार्ज बेटा अब तक हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। अब अगर मैं बोलूं एक रिंग है, क्या है रिंग, मैं बोलूं एक लाइन है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी मुझे, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, गॉस लॉ को यूज करना पड़ेगा। इसलिए आई बात समझ में, तो यहाँ पे हमको गॉस लॉ को यूज करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। गॉस लॉ पढ़े उससे पहले हमें समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। क्या, गॉस लॉ पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे लक्स साबुन होता है ना, लक्स साबुन क्या काम आता है, नहाने के काम आता है सर। शॉवर है, शॉवर में क्या होता है, पानी गिर रहा होता है, निकलता है पानी। अगर ये शॉवर का ये मैं छोटा कर दूं, अगर
तो इसमें से क्या निकलेगा, कम पानी। और बड़ा कर दूं अगर, तो क्या होगा, ढेर सारा पानी। आ रहा है समझ में? जितना बड़ा शावर का सरफेस एरिया उतना ज्यादा उसमें से क्या निकलता है, पानी। और लक्स साबुन से हम नहाते हैं। वैसे फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर निकल रहा है ना, वाटर फील्ड इनटू एरिया। यहाँ बीच का एरिया है, ये छोटा एरिया है, ये बड़ा एरिया है। वैसे ही बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर ये मुझे एक सरफेस दे रखा है, दिया सरफेस, ओके। इस सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है वो मुझे बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। क्या, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है उस गिवन एरिया से, वो मेरे को बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, इसलिए इस फाई को मैं नीचे में सबस्क्रिप्ट डाल रहा हूं, फाई ई। इसका यूज क्या है वो आप भी पता चल जाएगा, लेकिन पहले डेफिनेशन समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। यूनिट क्या होगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है बताइए, न्यूटन पर कूलम। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आना चाहिए। जैसे वाटर फ्लक्स निकलता है, पानी के शॉवर से पानी की बौछार निकलती है, वैसे ही किसी चार्ज के पास अगर हम जाते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो गिवन सरफेस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है उसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ सरफेस एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उसको मेजर करते हैं हम कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। चलिए नेक्स्ट। तो वही मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। लेकिन एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझेंगे। मान लीजिए कि ये सरफेस मेरा ऐसा सरफेस दिया हुआ है, ठीक है, सरफेस दिया, तो सरफेस का एक नॉर्मल एक वेक्टर होगा जो सरफेस का एरिया दिखा रहा है। लेकिन अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके पैरेलल निकल रही है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों पैरेलल है, तो मेरा फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। लेकिन अगर मेरा सरफेस एरिया ऐसा है, ओके, लेकिन मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकल रही है एंगल थीटा पे, किसमें निकल रही है, एंगल थीटा पे, तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का वो कंपोनेंट ही काम आएगा जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, मतलब कि ई कॉस थीटा। क्या काम आएगा मेरे को, ई कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है, ई और सरफेस पैरेलल है, एरिया जो है पैरेलल है, इसलिए मेरे को यहाँ पे फ्लक्स क्या मिल रहा है, मैक्सिमम। कितना मिल रहा है, ई इंटू ए। अगर ये एरिया ए था तो ई इंटू ए, लेकिन यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में और फ्लक्स जो है सरफेस एरिया जो है वो इस डायरेक्शन में, इनके बीच में एंगल कितना दिया, थीटा। तो यहाँ पे मैं फ्लक्स लिखूंगा फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटू ए, या इसी को लिखूंगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अगेन इट इज अ डॉट प्रोडक्ट एंड फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं, याद करो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, याद करो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वाज ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली अगर ये मेरा सरफेस एरिया है ए एरिया का और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, तो मेरा ई का वो कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था, तो ई का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, कॉस थीटा। ट्राइंगल का एंगल वाला साइड जो रहता है वो आपको कॉस थीटा देता है, बेस कॉस थीटा देता है, इसलिए
ये ट्राइंगल में, तो ई कॉस थीटा और ए क्या हो गया पैरेलल, तो मेरा फ्लक्स की वैल्यू क्या है ई कॉस थीटा इंटू ए बी कॉस थीटा, तो बेसिकली क्या हो गया ए डॉट बी, तो बेसिकली क्या हो गया वेक्टर ई डॉट वेक्टर, तो ये हो गया मेरा फ्लक्स का डेफिनेशन। नेक्स्ट यही चीज ये बता रहे हैं, ठीक है। फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा जीरो हो, थीटा जीरो मतलब कि सरफेस एरिया भी परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। लेकिन अगर मेरी सरफेस एरिया इस टाइप से है, लेकिन मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल जा रहा है, तो मतलब ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है अभी मैंने बताया E इंटू ए इंटू कॉस 90, तो अब कॉस 90 क्या होता है 0, तो इसलिए फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 0। वहीं जब थीटा की वैल्यू 0 है तो फाई इज इक्वल टू मैक्सिमम क्या होगा E इंटू ए इंटू कॉस 0, कॉस 0 तो 1 होता है, तो मेरा आंसर क्या आएगा E इंटू ए, दिस इज माय मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जब थीटा 90 होता है तो फ्लक्स 0 हो जाता है, और जब थीटा 0 होता है तो फ्लक्स मैक्सिमम हो जाता है। या दूसरे शब्दों में बोले जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगी तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोग निकलेंगे। भाई तुम दरवाजे पे हो और तुम दरवाजे को ऐसे पार करना चाह रहे हो, उसके पैरेलल पॉसिबल नहीं है, तुमको उसके परपेंडिकुलर ही निकलना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस के परपेंडिकुलर है तब तो मैक्सिमम निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दरवाजे के पैरेलल निकलने की कोशिश कर रहा है तो 0 निकलेगा। आई बात समझ। नंबर 2, यहां पर हमने देखा सिर्फ एक सरफेस एरिया से, लेकिन अगर एक से ज्यादा सरफेस एरिया हो गया तो अगर कोई बॉडी ऐसी है क्लोज्ड बॉडी है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 6 फेसेस है, 1 फिर पीछे का 2 साइड का 3 इधर का 4 लेफ्ट साइड का टॉप का 5 बेस का 6, तो हर जगह से कुछ ना कुछ फ्लक्स निकल रहा होगा, हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होगी, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा फाई ऑफ टॉप प्लस फाई ऑफ बॉटम प्लस फाई ऑफ फ्रंट प्लस फाई ऑफ बैक प्लस फाई ऑफ साइड लेफ्ट हैंड प्लस फाई ऑफ राइट हैंड साइड। एक ऐसा शॉवर मान लो जिसके हर जगह छेद है, तो यहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है, तो इधर से भी फव्वारा निकलेगा पानी का, इधर से भी फव्वारा निकलेगा पानी का, इधर लेफ्ट साइड से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, हर साइड से निकलेगा ना। तो टोटल हर साइड से अगर मैं वाटर का फ्लक्स निकालूंगा तो मेरे को हर एक साइड को ऐड करना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है टोटल अगर मेरे को निकालना है तो इंडिविजुअल का निकालना पड़ेगा। अब हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हर डायरेक्शन में सरफेस होगा, ठीक है। तो आज हमने फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझा और डाइपोल का कॉन्सेप्ट समझा, और बाकी जो है कल हम लोग गॉस थ्योरम को और आगे से स्टार्ट करेंगे, और प्रॉब्ली एक बार फिर से टाइम डिस्कस कर लेंगी मैडम के साथ में। अगर 5 बजे बोलोगे तो मैं 5 बजे स्टार्ट करूंगा, लेकिन एक बार टाइम फिक्स कर लो मैडम को बोल के, तो फिर आपका लेट नहीं होगा, तो आपका छूटेगा नहीं, है ना। ओके चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।